आफ्टरनून। Sir, he solved the DP, so he is required to upload? हाँ मैम, उसने जो रिक्वायरमेंट रखी थी मोमेंट ऑफ फोर्स की डीपीपी उसको रिक्वायर्ड थी, तो अपलोड हो जाएगी मैम आज, है ना। नहीं नहीं, आपने जो शेयर की थी ना हाँ फिजिक्स वो की टू डिस्कस वो डीपी, डिस्कस हो गई है मैम, डिस्कस हो गई है। डिस्कस हो गई, नहीं हाँ जरूरत है फिर? हाँ मैम। सर जरूरत है सर सर अपलोड करने की? गुड आफ्टरनून सर। नहीं नहीं, मैं अपलोड करने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन हो गया है मैम उसका। ओके। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सर देव? हम तो वर्ड्स की बात कर रहे थे लास्ट टाइम। हाँ वर्क की बात कर रहे थे ना, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। बेसिकली बेटा वर्क के बारे में अपन जो बात कर रहे थे, और अपन ने बेसिक बातें की थी कि वर्क क्या होता है, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। और जब अपन इसको ओपन कर रहे थे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था, एंड और कोस ऑफ थीटा। साइन थीटा। कोस ऑफ थीटा बेटा, इट इज अ हाँ डॉट कॉस प्रोडक्ट। थीटा। ठीक है ना, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। तो ये अपन ने बेसिक कैलकुलेशंस या फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस किए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं बेटा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, और इन कॉन्सेप्ट्स को जितना एनालाइज अपन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही इस कॉन्सेप्ट के अंदर अपनी थोड़ा सा बेटा इमेजिनेशंस और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अ बॉय ऑफ मास, क्वेश्चंस लेते हैं अपन यहां पर। अ बॉय ऑफ मास 40 kg climbs up a flight of 30 steps each of 20 centimeter high in 2 minute। ठीक है बेटा, एंड अ गर्ल ऑफ मास and a girl of mass 30 kg does the same in 1.5 minutes। first question, the work done, पर आपको कंपेयर करना है। यहां पर जो कंपेयर करना है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर करना है बोथ्स का। पहला वर्क डन क्या होगा यहां पर, एंड सेकंड क्वेश्चन आपके पास है द पावर डेवलप्ड बाय देम, द पावर डेवलप्ड बाय देम, द पावर डेवलप्ड बाय देम। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चंस को। वन इन 1.5 मिनट। हाँ कौन से वाले बेटा, फर्स्ट वाले का, बॉय का हाँ बताइए एक बार इसमें आप। चलो से वर्क डन ना। है ना वर्क डन। A boy of mass 40 kg climbs up a flight of say 30 each step। So सर पहले डिस्प्लेसमेंट मैं ले लेता हूँ 20 इंटू 30। तो ये मेरी 600 हो गई। अब मैं मीटर्स में ले लूँगा, तो 6 मीटर्स है ना। और सर जैसे अब ये 40 kg है, तो अगर मुझे इसको लाइक न्यूटन बनाना है तो मैं इसको 40 इंटू 9.8 कर दूंगा ना। हाँ बेटा 9.8, आप 10 लेकर चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। आप जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलिए। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यस सर। तो ये हो गया 400। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस, दैट इज इक्वल टू 400 इंटू 6, 2400 न्यूट जूल्स। अब सर जो हमारी पावर होती है वो तो ये होती है ना, वर्क डन अपॉन टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तो हाँ पहले तो वर्क को वर्क कंपेयर डन कर लिया, बॉय के रेस्पेक्ट में आप वर्क बताओगे कि बॉय लिख सर के ना वर्क 24 2400 जूल्स। 2400
जूल्स। जूल्स। ठीक है, चेक करते हैं इसको। और गर्ल ने कितना वर्क किया? सर गर्ल का है। ये रहा ना बेटा, दो केसेस थे ना, अ गर्ल ऑफ मास 30 kg डज द सेम इन 1.5 मिनट। तो कंपेयर करना है बेटा आपको, बेसिकली कंपेयर करना है दोनों के वर्क को। ठीक है, सर अब पहले तो मैं आई गेस मेरे हिसाब से सर पहले तो मैं आई गेस का नहीं, एक सेकेंड, वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम ना पावर। हाँ अच्छा, मतलब एक सेकेंड सर, 30 kg और अच्छा वही डिस्टेंस है, ओके। तो ये बॉय का है, गर्ल का एफ हो गया मेरा 30 इंटू 10, 300 न्यूटन्स। और फिर डी मेरा हो गया, सॉरी एस मेरा हो गया 6 मीटर्स। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू सर 1800 न्यूटन, 1800 जूल्स। 1800 जूल्स आ जाएगा। ठीक है जूल्स। ना, गर्ल का वर्क। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद पावर कितना आ जाएगा बॉय और गर्ल का? हाँ पावर ढूंढ रहा हूँ बेटा देखो, बेसिकली कंपेयर के अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर वो सर, रेशियो बनाना होता है ना। हाँ रेशियो, अगर कोई बेसिकली अगर कंपैरिजन आ जाए तो रेशियो के अंदर आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय बॉय, और वर्क डन बाय बॉय कितना है बेटा अपने पास? 2400 जूल्स, एंड वर्क डन बाय गर्ल इज इक्वल टू 1800 जूल्स। अब अगर यहां कंपैरिजन आ जाता है तो हम दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं बेटा। कितना आ जाएगा दोनों का रेशियो? सर बॉय आई गेस अपॉन में गर्ल, 4/3। है ना, ये हो जाएगा बेटा आपका 6 से आप यहां पर कट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 4/3। तो ये इनके रेशो आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली आप ऐसे रेशो वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अब पावर का कंपैरिजन आप बता सकते हो। पावर कल अपन ने बात भी की थी, बेसिकली पावर क्या है बेटा, कि इसी वर्क को कौन सबसे जल्दी करता है। ठीक है ना, यस सर। बताइए पावर का रेशो। सर अब ये दिक्कत है सर, लड़के का तो टाइम ही नहीं दे रखा है, सेम टाइम है दोनों का। हाँ बेटा, नहीं नहीं बोला हुआ सेम है ना टाइम। बेटा, 30 स्टेप ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई इन 2 मिनट्स, ये तो बॉय का है। एंड अ गर्ल ऑफ मास 30 kg डज द सेम इन 1.5 मिनट्स। सर तो मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करके करूंगा ना। हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि जो हमारी पावर की यूनिट थी हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा है, वो जूल पर सेकंड यानी वॉट होती है। इसका मतलब हमें एसआई यूनिट के अंदर ही चलना है, क्योंकि वर्क हमारा जूल के अंदर है। सर 40 वॉट्स। सर बॉय का 40 है, गर्ल का पावर W.T नहीं 120 है ना, सॉरी 20 वॉट्स। है ना, तो पावर बाय बॉय कैसे निकाला बेटा आपने? वर्क डन अपॉन में पर यूनिट टाइम। वर्क डन कितना है? 2400 जूल अपॉन में, यहां पर आपके पास टाइम है 2 मिनट्स, यानी 2 इंटू 60, और ये किसमें आ जाएगा बेटा? सेकंड में। तो बेसिकली यहां से आपने 10 से 10 गया, और ये 6 4 जा, ठीक है, और ये 40, तो वर्क डन कितना आ गया बेटा यहां से? 20 वॉट। ठीक है, और गर्ल के लिए कितना आ जाएगा बेटा यहां से? तो सर ये आ जाएगा आपके 20। पास 1800 अपून में 1.5 मिनट्स, यानी कि 1.5 मिनट से तो बेटा 60 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी आ जाएगा आपके पास जूल पर सेकंड। ठीक है, तो ये 10 से 10 गया आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 30, और अगर आप इसको कट करोगे यहां से तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा? 20 वॉट। यानी कि आप यहां से अगर पावर डन बाय बॉय और गर्ल का यहां से रेशो देखोगे बेटा, तो ये 1:1 आ रहा है। दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर क्या है बेटा? सेम सेम। है। यू गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। है ना, दोनों की पावर सेम आएगी। कितना आ रही है बेटा पावर? 20 वोट। कितना आ रही है पावर? 20 वोट। 20 वॉट। है ना, तो इस तरीके से कंपैरिजन के क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ और इजी क्वेश्चंस लेते हैं, फिर अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे। पहले इजी इजी क्वेश्चंस हर वैरायटी के अपन यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट टाइम पे अपन ने एक इंक्लाइंड प्लेन वाली बात की थी, आपको याद है? यस सर। है ना, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, a force of 15 Newton is required, 15 Newton is required to pull up a body of mass, a body of mass 2 kg
2 kg through a distance 5 meter along 5 meter along an inclined plane making an angle 30 degree making an angle 30 degree with the horizontal as shown in the figure फिगर आपके पास यहां पर है। आपको कैलकुलेट करने बेटा कुछ क्वेश्चंस। फिगर एक बार अपन बना लेते हैं। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पर हॉरिजॉन्टल से बेटा आप जानते हो देखो हॉरिजॉन्टल ये होता है आपके पास, वर्टिकल ये होता है, तो हॉरिजॉन्टल हाँ से आपके सर। पास एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, सर जब आपने मुझे वो कराया था ना, वो ग्राफ जो ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, हाँ वाली बिल्कुल बिल्कुल। याद ठीक है। है, ये ब्लॉक है आपका। ब्लॉक इनिशियली आपके पास यहां पर है, ब्लॉक इनिशियली यहां पर है आपके पास, और ब्लॉक ये ए पॉइंट आपको बता दिया गया है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, और इसके जस्ट बिलो यहां पर सी पॉइंट है, और ये डिस्टेंस जो आपके पास है ये आपके पास है 5 मीटर। कितनी है बेटा, ऐसे लेकर बी तक 5 मीटर, और 15 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हो यहां पर। कितना न्यूटन का, 15 न्यूटन का फोर्स है। तो अब आपसे पूछा गया है बेटा, ये ब्लॉक है और ब्लॉक का आपको बोल दिया है कि इतना फोर्स यहां पर लगा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन द वर्क डन बाय द फोर्स the work done by the force in pulling the body the work done by the force in pulling the body। पहला क्वेश्चन कीजिए बेटा, अपन एक एक करके क्वेश्चन यहां पर करेंगे। पहला क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं अपन। डन सर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है बेटा? एक सेकंड, क्वेश्चन नहीं करा अभी तक मैंने, वो डायग्राम ड्रॉ करके पढ़ चलिए लिया। चलिए चलिए बेटा करिए। Sorry. A force of 15 Newton is required to pull up a body of mass 2 kg through a distance 5 meter long. Calculate the work done by the force into pulling. अच्छा, a force 5 Newton is required to pull up a body of mass 2 kg through a distance. हमें डिस्प्लेसमेंट दे दी है, हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो F is equal to 2 kg, तो 2 into 10 20 न्यूटन्स, और डिस्टेंस है मेरा 5 मीटर है, S 5 है। तो ये लाइट गई मम्मी। फिर एफ एस इज इक्वल टू, क्या नाम है उसका, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। सर आई गेस 100 जूल्स। 100 जूल्स। द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। बेटा आपको बॉडी को कहां से पुल करके लेकर आना है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेकर जाना है पुल करते हुए। ठीक है ना, तो हाँ सर। आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, द वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी, यानी कि जो फोर्स में 15 न्यूटन का लगा रहा हूं इसको पुल करने में यहां से लेकर यहां तक। तो बेटा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास यहां पर, फोर्स कितना है मेरे पास 15 न्यूटन है। ठीक है ना बेटा, फोर्स कितना है 15 न्यूटन इंटू 5 मीटर, तो वर्क कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 75 जूल। 15 न्यूटन फोर्स लगाकर मैं 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं इस इंक्लाइन प्लेन पर, और मेरे को क्वेश्चन भी क्या दिया है, द वर्क डन बाय द फोर्स, यानी कौन सा फोर्स बेटा, जो एक्सटर्नल फोर्स में लगा रहा हूं, इस फोर्स की वजह से इस इंक्लाइन प्लेन पर मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए। देव आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, आप कनेक्ट हो गए। अभी देखिए हाँ बेटा, आपको
ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पर यहां से पॉइंट नंबर ए से लेकर बी तक लेकर जाना है, तो आप 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और वर्क डन क्या होगा बट बेटा? वहां पे 2 kg भी तो दे रखा है सर, हम जितना वो उतना है वही तो करेगा ना गैस। हाँ बेटा, जैसे वहां पे 2 kg लिखा हुआ है तो उसका क्या करूंगा फिर मैं? कहां पे बेटा? बेटा वो तो मास है ना, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। अभी इसका अगला क्वेश्चन आना बाकी है, उसका यूज कब आएगा? जब मैं बोलूंगा कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपने कितना किया है। बात आ रही है समझ अच्छा। में? है ना, ये तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आप निकाल रहे हो। जो 75 जूल है ये किसका वर्क डन है बेटा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आप इस पर कर रहे हो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन लिखना बेटा इसके अंदर ही, इसी के अंदर हम सेकंड क्वेश्चन ऐड करते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसी के अंदर इसका सेकंड क्वेश्चन हम ऐड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द वर्क डन अगेंस्ट the work done against the force due to gravity, ठीक है बेटा। और g की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आपको बताना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये बताइए आप। सर 100 जूल्स मेरे हिसाब से। 100 जूल्स कितना ये आपको ट्रेवल करना है यहां पर? अब देखो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपने अपना आंसर सबमिट किया बेटा, कैसे सबमिट किया मुझे एक बार बताओगे? 100 कैसे आया? जो सर F mg इज है इक्वल वो टू कितना 2 है बेटा? इंटू 10। हाँ 2 इंटू 10 यानी कि 20 न्यूटन, यस सर। है ना। और आप यहां से लेकर यहां तक चले गए, आपको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पूछा गया था बेटा। ग्रेविटी का वर्क डन कहां से कहां तक हुआ है? अगर हम इस पॉइंट को बात करें तो ये पॉइंट से लेकर और ये पॉइंट आपका है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आप अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी देख रहे हो बेटा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसका मतलब अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को नहीं लेना है, अब आपको ग्रेविटी नीचे लग रहा है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बेटा? ये है। आप ब्लॉक को यहां पर रखोगे, यहां पर प्लेस करोगे, एक ही बात है बेटा। यहां से लेकर यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? अगर ये 5 है बेटा और आप जानते हो कि ये एंगल कितना है आपके पास 30 डिग्री, राइट सर। आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस कैसे आएगी एक बार कैलकुलेट करके बताओगे? सर मेरे हिसाब से आई गेस 5 न्यू 625 होता है ना, तो एक सेकंड 9। और तो कोई डाटा इसमें गिवन नहीं है इससे रिगार्डिंग, केवल आपको यही गिवन है। सर 4 और 3। हाँ बेटा, सर ये 3 सेंटीमीटर है शायद से। ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, पक्की बात है? कैसे कैलकुलेट तो किया बेटा? मेरे सर बेसिकली ये फॉर्मूला लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू। हाँ यहां से आप देख रहे हो साइन 30, साइन 30, साइन 30 बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपके पास? आपको गिवन नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है, साइन 30 1/2 होता है, तो ये x/5 हो गया बेटा। तो आपके पास x कितना आ जाएगा? यहां से 3 सेंटीमीटर कहां आ रहा है बेटा आपके पास? कितना आ जाएगा? सर बट मैंने तो कुछ और ही फॉर्मूला लगाया सर। कौन मैंने सा पहले वाला? देखा कि सर वो 5 मीटर का, तो 5 मीटर का 5 का स्क्वायर होता है 25, 20 और 29 किसके स्क्वायर से बना होता है 16, और 9 क्यूब से, सॉरी स्क्वायर रूट से जो 3 और 4 होता है, तो और ये सबसे शॉर्टेस्ट साइड है तो 3 सेंटीमीटर है। हाँ देखो बेटा वैसे नहीं करना है, अपन को मैथमेटिक्स से करना है। ध्यान से सुनना, आपके पास ट्राइंगल है, आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। यस सर। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री की एंगल के सामने कौन सी साइड होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज। यस सर। और थीटा, जो थीटा है उसके सामने वाली साइड क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर। यस सर। ठीक है, और जो रिमेनिंग साइड है उसको क्या बोला जाता है बेटा? बेस। यस सर। ठीक है, अब हम यहां पर ऐसा कौन सा यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे हमें किसकी वैल्यू पता लग जाए? परपेंडिकुलर की। बट आपको पता है कि अगर अपने टेन थीटा की बात की जाए तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यस सर। है ना। तो हमें हमारे पास बेस भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है।
अब इसका मतलब हमें अगर हाइपोटेन्यूज, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और हमें रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है, तो सीधा सा फॉर्मूला बेटा कौन सा एंगल आ जाएगा, sin 30। ये 30 डिग्री का एंगल आपको गिवन है, तो sin 30 क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना सर मुझे रिक्वायर्ड है ना बेटा, 3 नहीं आएगा, परपेंडिकुलर क्या आएगा आपकी रिक्वायरमेंट है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। Yes, sir. हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 5 है, sin 30 कितना होता है 1/2। sin 30 कितना होता है बेटा, याद है ना आपको sin 30 कितना होता है, हाँ सर, वो फॉर्मूला याद है, वो 1/4 होता है, फिर देखो 1/2। sin 0 0 होता है, sin 30 आप लिख लीजिए एक बार, है ना, एक बार आपको मैं बता दूं, पेज ऐड कर लेते हैं, एक बार आपको मैं sin थीटा cos थीटा का चीजें बता देता हूं। ये sin थीटा होता है बेटा, एक cos थीटा होता है, उसके अलावा tan थीटा होता है, ठीक है ना। मेजरली आपके अभी इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेंगी, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपन, ठीक है। अब यहां पर अपन आ जाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हायर एंगल की जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो आपके पास हायर क्लासेस में आती रहेगी, मैथ्स वाले सर बताते रहेंगे। साइन थीटा अगर साइन 0 डिग्री है तो कितना हो जाएगा बेटा 0। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है बेटा 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है बेटा 1 होता है। Yes, sir. ठीक है ना। इससे जस्ट रिवर्स किसकी वैल्यू होती है बेटा कोस की होती है ना। साइन कोस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोस 30 क्या होगा वही जो साइन 60 होता है यानी √3/2। कोस 45 यहां आकर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। कोस 60 की 1/2 होगी और कोस 90 की कितनी हो जाएगी बेटा 0। ठीक है Yes, sir. है ना। और आपको पता होगा बेटा साइन थीटा अपोन में कोस थीटा को क्या बोला जाता है टैन थीटा। Yes, sir. साइन थीटा अगर याद नहीं है तो आप लिख सकते हो, आपको फैकल्टीज बता देंगे। साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा आपको टैन Tan थीटा। theta. यानी इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा टैन थीटा। 0/1 कितना हो जाएगा देव 0/1 sir, 0. 0 हो जाएगा। 1/√2 √3/2 कितना हो जाएगा √3. 1/√2 और √3/2 अगर मैं यहां से कर देता हूं तो कितना हो जाएगा बेटा सॉरी 1/2 और √3/2 है यानी 1/2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा बेटा 2 से 2 निपट जाएगा आपके पास बचेगा 1/√3 यही आएगा Yes, sir. है ना। कोस आपके पास साइन अपोन में कोस कितना बेटा 1/√2 तो कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 1 यानी tan 45 कितना होता है 1 होता है। उसके बाद अगर आप tan 60 की बात करोगे तो √3/2 और डिवाइडेड बाय 1/2 तो 1/2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा बेटा √3 बचेगा। और 1/0 एक इंटरेस्टिंग चीज है 1/0 क्या हो जाएगा Not defined. नॉट डिफाइंड हो जाएगा है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड को कहीं बुक में आपके पास इनफाइनाइट भी रखते हुए नजर आएंगे क्योंकि इनफाइनाइट को डिफाइन तो कर नहीं सकते अपन तो उसको इनफाइनाइट Yes, भी बोलते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना बेटा इसको थोड़ा सा Yes, याद sir. रखना। अगर इससे थोड़ा सा और डिफरेंट पूछा जाता है तो कॉट थीटा इसका रिवर्स होता है कॉट थीटा है ना। हालांकि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को कीजिए बेटा साइन 30 आपको पता है 1/2 हो जाएगा Yes, sir. ठीक है। साइन 30 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपोन में 5 तो यहां से x कितना हो जाएगा सर 2x इज इक्वल टू 5 तो x इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 5/2 आ जाएगा। तो बेटा मुझे क्या चाहिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी यानी इस ब्लॉक को मैं यहां से लेकर यहां लेकर गया इसका ग्रेविटी में मैं यहां से उठाकर ऊपर तक लेकर गया तो वर्क मेरे पास फोर्स कितना हो जाएगा वो तो mg है और mg कितना हो गया बेटा मेरे पास 20 न्यूटन। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है बेटा mg कितना है आपके पास 20 न्यूटन क्योंकि g की वैल्यू को मैंने 10 ले लिया है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डॉट प्रोडक्ट किससे बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट से कितना आ जाएगा बेटा आपके पास। बेटा अगर आप देखोगे यहां डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करोगे फोर्स कहां लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहे हो
अपवर्ड डायरेक्शन में। बेटा देखो यहां पर एक्चुअल में ये ब्लॉक यहां से, मतलब आप मान सकते हो कि इस ब्लॉक को यहां से लेकर हम ऊपर तक लेकर गए हैं, बट आप पूरे रास्ते पर देखोगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप यस सर। डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी एंगल कितना आ जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यस सर। 180 डिग्री। कितना आएगा बेटा, 180 डिग्री, यानी 20, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा आपके पास 5/2, और कोस ऑफ 180 डिग्री। बेटा 2 से 10 टाइम्स बार चला जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। कितना आ जाएगा बेटा, 50 50 न्यूटन। न्यूटन। और ये किसमें आएगा, नेगेटिव में। बेटा नेगेटिव साइन यहां क्या शो कर रहा है, सर नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आई गेस। अब देखो यहां इस क्वेश्चन में नेगेटिव क्यों नहीं आएगा आंसर, मैं आपको बताता हूं। इसने क्या बोला, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसने पहले ही क्या बोल दिया, क्या वर्क किसके अगेंस्ट में कर रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। बेटा देखो अगर ये ब्लॉक है, अगर ये मोबाइल एक ब्लॉक है और इसको मैं इस हाइट तक पुल कर रहा हूं, तो फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पुल कहां कर रहा हूं मैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मैं अगेंस्ट फोर्स कर रहा हूं नीचे के, या सपोर्ट में कर रहा हूं। जैसे यहां से अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो कितना वर्क हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा बेटा ये वर्क, तो क्योंकि फोर्स भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, यस सर। है ना। इसका मतलब ये जो वर्क डन है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है, इसलिए हम यहां पर पॉजिटिव ही रहने देंगे। इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया है, ओनली मैग्नीट्यूड। उसने लैंग्वेज में बोल दिया है नेगेटिव साइन को, क्या बोल दिया है, अगेंस्ट में, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर वो बोलता वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटा ध्यान से सुनना लैंग्वेज को, अगर वो क्वेश्चन के अंदर बोलता वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम आंसर क्या देते हैं, माइनस का 50 जूल आंसर देते। क्या देते बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस का 50 जूल आंसर देते। बट यहां उसने पहले ही बोल दिया है कि वर्क डन क्या पूछा गया है बेटा आपसे, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो अगेंस्ट की वजह से हमने माइनस वाले को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि वो लैंग्वेज में जो अगेंस्ट है वो ऑलरेडी नेगेटिव बोल रहा है हमें। क्या बोल रहा है बेटा, ऑलरेडी नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन है देव आपसे कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट अपने कहां पर निकाला था, ये वाला बेटा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है वर्क का, सर क्योंकि एक में हम लाइक वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं और दूसरे उसमें लाइक हम बस उसको पुश कर रहे हैं शायद से, इसलिए। हाँ बेटा। सर बिकॉज एक जगह हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, एक जगह फिर दूसरी जगह हम नहीं जा रहे, इसलिए। हाँ तो डिफरेंस क्या है, कोई फिजिकल एक होता है ना कि आपको कुछ समझ आ रहा है, इसे फिजिकल एस्पेक्ट कोई समझ आ रहा है कोई, कि थोड़ा सा अपन डिफाइन कर सके कॉन्सेप्चुअली कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स। सर ग्रेविटी कह सकते हैं क्योंकि सर ग्रेविटी नीचे लग रही है। अगर हम पहले वाले केस में हम बस उसको पुश कर रहे हैं तो ग्रेविटी ग्राउंड पे लग रही है उसके। मतलब बेसिकली आपको समझ आ रहा है कि उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना पड़ रहा है। आपको पता है ना बेटा, आप उसको ऊपर लेकर जा रहे हो किसी सरफेस से, तो वहां पर हीटअप भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, यस सर। है ना, इसीलिए डिफरेंस आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं हम। ये बहुत सही क्वेश्चन था, आपकी बुक की क्वेश्चन से हैं, ठीक है। सर ये वाला तो मुझे बुक में नहीं मिला। हाँ नहीं मिला था, चलिए तो अच्छा है, अपन ने कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, पावर से रिलेटेड है। कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन, power of an engine required to lift 10 to the power 5 kg 10 to the power 5 kg of coal 10 to the power 5 kg of coal per hour from a mine 360 मीटर डीप, 360 मीटर डीप, ठीक है बेटा। और जी की वैल्यू आपको लेकर चलनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको पावर बतानी है, और पावर आपको जो बतानी है बेटा वो किलो वोल्ट में बतानी है। किसमें बतानी है पावर, शुड बी इन किलो वोल्ट, ठीक है, शुड बी इन किलो वोल्ट। किलो वोल्ट के अंदर आपको पावर बतानी है, आप कैलकुलेट कीजिए एक बार। किलोवाट में नीचे जा रहे हो,
पानी पानी लेके नहीं आते। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। ठीक है, अब बताइए। ओके 10 to 10. Right. So, सर 10 raised to power 6 आ रहा है आंसर। 10 टू द पावर 6 किस में आ रहा है? यूनिट क्या है बेटा आपके पास? इसे नहीं सर 10 raised to power 6 watts। वॉट आ रहा है ना, वोट्स आ रहा है। ठीक है, सर अब बस एक बार मैं वॉशरूम करके आया सर। ठीक है बेटा, आ जाइए आप। हाँ लाइक यस सर। हाँ, तो बेटा ये आंसर तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, अपन चेक करते हैं एक बार। बेसिकली आपको पावर पूछा गया बेटा इंजन का, रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, ये आपके पास मास गिवन है 10 टू द पावर 5 kg कोल पर आवर फ्रॉम अ माइन ऑफ 360 मीटर डीप। यानी बेसिकली कोई माइन होंगी बेटा यहां पर बहुत डेप्थ में, ठीक है, यहां से हमें कोई कोल को लिफ्ट करना है। ये कोई कोल है, इसको हमें सॉरी लिफ्ट सर करना है। 10 to the power 5 आना चाहिए 5 हाँ 5। 10 टू द पावर 5 आएगा, बहुत बढ़िया बेटा। 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? 5 वोट आ जाएगा। और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? इसको 100 किलो वोट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? 100 100 किलो kilowatt। वोट। क्योंकि 10 टू द पावर 3 क्या होता है? 1 किलो होता है ना। तो 10 टू द पावर 3 को अगर मैं यहां से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 100 किलो वोट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें बेटा अपन। यस सर। चलिए
an electric motor of power 100 watt is used to drive the steerer in a water bath, full stop. If 50% of the energy supplied to the motor is spent in stirring the water. Calculate the work done. Calculate the work done on water in 1 minute. On water in 1 minute. आपको कैलकुलेट करना है बेटा वाटर कितना, यहां से कैलकुलेट द वर्क डन ऑन वाटर. एक बार क्वेश्चन यहां से देखिए. An electric motor of power 100. Sir, ये वाले सर एक सेकंड. An electric motor of power 100 watt is used to drive the steering in a water bath. If the sir ये 50% force की बात है ना? ये 50% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बेटा, फोर्स नहीं, एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर. ठीक है बेटा, आपको आंसर जूल में देना है. द वर्क डन ऑन वाटर इन 1 मिनट. आंसर शुड बी इन जूल. सर तो मेरा आई गेस होना चाहिए पावर इज इक्वल टू W अपॉन T. तो ये 100 हो गया, ये W हो गया, ये मेरा 60 हो गया. फिर W इज आई गेस इक्वल्स टू 600 नहीं 6000 जूल्स. कितना आएगा बेटा? W is equal to 6000 joules. ठीक है, वर्क डन कितना आ रहा है आपका? 6000 जूल आ रहा है. चलिए चेक करते हैं एक बार. इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 वोल्ट इज यूज्ड टू ड्राइव द स्टीयर इन अ वाटर बाथ ऑफ 50% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड. अब देखो बेटा यहां पर क्या है, जो मोटर की जितनी पावर है ना वो यूटिलाइज नहीं हो रही है. ओनली कितनी पावर यूटिलाइज हो रही है उसकी? 50%. मतलब 3000 joules है ना. इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 3000 जूल. क्योंकि 100 का 50% कितना हो जाएगा बेटा? 50/100. हम भी जानते हैं कि सर कितना आ जाएगा? 50 वोट. कितनी पावर यूज कर पा रहे हो आप? 50 वोट. अब 50 वोट को आपको कितनी देर चलाना है? 1 मिनट. तो वर्क डन कितना हो जाएगा? सर हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम. तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पावर इनटू टाइम. तो पावर कितना है बेटा? 50. और टाइम कितना है? 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड. कितना आ जाएगा? 6 5 30 यानी 3000 जूल विल बी द राइट आंसर. ठीक है. यस सर. थोड़ी बेसिक जो मिस्टेक कर रहे हो पहली बार में वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर अगर आप ऐसी मिस्टेक कर दोगे तो -1 मिल जाएगा, है ना. हाँ सर. ठीक है.
चलिए ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। सर बोर्ड्स में तो नहीं होती ना नेगेटिव मार्किंग? देखो बोर्ड्स में नहीं होती है, बट अल्टीमेटली आगे आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ऑप्शन सेटअप होते हैं, जो भी आपने आंसर दिया ना वैसा ऑप्शन में सेटअप होगा, और आप ट्रैप हो जाओगे, तो जहां आपको +4 मिलने चाहिए थे वहां -1 मिल जाएगा। तो आपको इतना नॉलेज होते हुए भी उस क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। अ man exert a force of 200 newton in pulling a cart at a constant speed of 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैलकुलेट द पावर स्पेंट बाय मैन। ठीक है, तो आपको पावर वोट में बतानी है, कितनी पावर स्पेंड की यहां पर मैन ने। क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है ना देव, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए रादर देन कॉन्सेप्ट से केवल आपको कॉन्सेप्ट का एक आइडिया लगता है। अभी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको वर्क के बारे में, पावर के बारे में एनालिसिस बढ़ रहा है ना थोड़ा डेप्थ में। यस सर। चलिए बताइए सर इसमें बस यार सर आप टाइम दे सकते हो मुझे, लाइक टाइम दे दो यार सर प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके पास टाइम है, आप 1 मिनट है, आप 1 मिनट में आराम से 1 और 2 मिनट से आप आराम से। नहीं सर मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप इसमें टाइम दे दो ना इसका, लाइक वो फिर भी अच्छा इस टाइम, क्वेश्चन में टाइम दे दो। अच्छा क्वेश्चंस में टाइम, क्वेश्चन में बेटा यही डाटा गिवन है, अरे तो कैसे होगा। 200 न्यूटन एंड कूलिंग अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड। देखो स्पीड की यूनिट होती है मेरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। थोड़ा सा यूनिट्स का खेल है, आप यूनिट्स के खेल को समझो और क्वेश्चन हो जाएगा। 16 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, है ना। वर्क इज इक्वल टू 60, नहीं पावर is equal to 16 into 200 upon 1. Sir 3200 Newton, 3200 joules. जूल्स नहीं बेटा, पावर है। हाँ सॉरी 3200 watts, सॉरी सॉरी सर। 3200 वॉट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कैसे वो किया आपने, सही है। बिल्कुल सही है बेटा। आप थोड़ा सा अब चीजों को क्या करने लगे बेटा, अटेम्प्ट करने लगे। पावर बेसिकली क्या हो सकता है, आज तक हमने वर्क डन अपॉन में टाइम ही पढ़ा है पावर को, बट एक बात बताइए बेटा, इस वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, हाँ सर। अपॉन में टाइम। हाँ तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्स इनटू स्पीड आ जाएगा। अरे हाँ के ना, ये हाँ भी तो सर। आपके पास पावर हो जाएगा। यस सर मैं सही बस था। है ना, सिंपली, बहुत बढ़िया बेटा, यही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है। जो आपने अभी ट्राई करने की कोशिश की ना, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। कि आप, मैंने आपको बताया नहीं था कभी भी, बट आपने इसको ट्राई किया और खुद से ही अटेम्प्ट किया, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, मजा आ रहा है ना पावर के हाँ अंदर। हाँ। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं अपन। बोर तो नहीं हो रहे हो ना क्वेश्चंस करने से। नहीं सर मैं बस समझ रहा हूँ क्योंकि मेरे बुक में तो ऐसे क्वेश्चंस है नहीं और एग्जाम में आ सकता है। हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। लिखिए बेटा, द वर्क डन by the heart, the work done by the heart is 1 joule per minute, is 1 joule per beat। आपको 1 जूल पर बीट गिवन है, सर पर बीट बीट। क्या होता है? याद है अपना हार्ट कितनी बार पंप करता है,
1 मिनट में? हाँ नहीं सर ऐसे नहीं पता बट अच्छा, एक आइडिया होता है ना, शायद बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, तो बोलते 72 टाइम्स बीट करता है। ऐसे अगर आप लेफ्ट साइड पे अगर आप ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको कुछ पंपिंग फील होगी हार्ट की। सर मुझे पता नहीं क्यों नहीं फील होती हमेशा। अच्छा ठीक है। तो वो जो बीट होता है ना, जो वाइब्रेशन हो रहा है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है। तो पर बार जो वाइब्रेशन हो रहा है उसमें कितना, क्योंकि आपका हार्ट बेसिकली कर क्या रहा है, इस जो अपना ब्लड है इसको पंप करने की कोशिश कर रहा यस सर। है ना। तो वही बात बोल रहा था, वर्क डन बाय द हार्ट इज 1 जूल पर बीट, यानी एक बीट में कितनी बार 1 जूल का वर्क डन उसको करना पड़ रहा है। तो आगे क्या है बेटा, कैलकुलेट द पावर, कैलकुलेट द पावर, calculate the power of heart, calculate the power of heart if it beats, if it beats 72 times in a minute। देखो वही क्वेश्चन आ गया, 72 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट करना है। सर 72 पर मिनट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 72 अपॉन 60 एस, जो हो सकता है मेरा 60 12 10 ये हो गया फिर मेरा 1.2 मीटर पर सेकंड, नहीं 1.2 पर भी 1.2, हाँ 1.2 पर सेकंड। आपको वर्क डन बाय द हार्ट कैलकुलेट द पावर बताना है, यानी कि आंसर शुड बी इन जूल पर सेकंड, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, वॉट भी बोलते हैं। तो आपको वॉट्स में आंसर देना है। सर 1.2 वॉट्स। बहुत बढ़िया बेटा, 1.2 वोल्ट्स, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर है। 1.2 जूल पर सेकंड बोल सकते हो या फिर वोट बोल सकते हो। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। आपको पता लग गया कि वर्क डन हमारे पास है, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, बस टाइम से, है ना। तो आपको पावर अगर चाहिए तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, वर्क डन अपॉन में टाइम आ गया बेटा, है ना। और आपको ये पावर है बेटा, पावर 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 इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क डन कितना है बेटा, 1 जूल है। कितना है, 1 जूल। और आपको पर बीट में, किसमें है बेटा, ये पर बीट के अंदर। और आपका जो यहां पर हार्ट बीट करता है वो क्या करता है बेटा, 72 टाइम्स इन अ मिनट, यानी कि 72 टाइम्स में, आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। 72 टाइम्स में, 72 टाइम्स कितने मिनट में बेटा, 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट यानी क्या बोल सकता हूं, 60 सेकंड में। कितने सेकंड में बेटा, 60 60 सर। सेकंड में। तो बेटा मैं अगर बात करूंगा कि ये इसने किसकी बात की, केवल 1 बीट की, पर बीट की, है ना। तो 1 बीट में कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 60 अपॉन में 72, इसी से आपने किया होगा। 7 से मेरा उल्टा है, 72 अपॉन 60 है। एक वो आपने यहाँ पर, एक मिनट रुको, आपने यहाँ पर क्या किया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं टाइम की ना। हाँ तो बिल्कुल बेटा, अपन को टाइम से यहाँ से डिवाइड करना है। तो टाइम से डिवाइड करना है, तो अगर आप टाइम की वैल्यू निकालोगे तो बिल्कुल वही आ जाएगी। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 सेकंड में 72 टाइम्स है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 72 अपॉन में 60, यस सर। है ना। बेसिकली मैं 1 बीट की बात कर रहा था। 1 बीट तो आपके पास 60 बाय 72, और 1 सेकंड में कितना, 72 बाय 60। तो यहाँ 72 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 60। अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर आप कैलकुलेट, यहाँ पर उल्टा मैंने लिख दिया है ना। टाइम आ जाएगा यहाँ पर 72 अपॉन में 60, तो आपका बेसिकली कितना आ जाएगा यहाँ से, 1.2 जूल आ जाएगा, जूल पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1.2 जूल पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ अपन ये कर चुके हैं बेटा, फिर भी एक बार और थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। 5 किलो वोट आवर, 5 किलो वोट आवर को कन्वर्ट करना है आपको इनटू जूल्स। कितने जूल आ जाएगा बेटा, 5 किलो वोट आवर्स। सर जूल पर सेकंड नहीं होगा? नहीं, आपको जूल में कन्वर्ट करना है। 5 किलो वोट आवर को किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में। क्योंकि वोट खुद में, वोट किसमें बेटा, जूल पर सेकंड में, आवर से मल्टीप्लाई है तो जूल में ही आएगा जो भी आएगा। कन्वर्ट कीजिए, जूल में कितना हो जाएगा बेटा। सर तो पहले तो मैं वॉट पर, पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ 5000, 5000 वॉट्स, ठीक है।
इंटू एच दैट इज इक्वल टू, हाँ ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि सर डब्ल्यू जूल्स इज इक्वल टू, नहीं, डब्ल्यू इज इक्वल टू जूल्स पर सेकंड है ना। अबे आ रही है ना, तो आर 3600 सेकेंड्स, तो 3600 इंटू 5000 हर्ट्स। अबे कितने जीरोस है इसमें? अबे बच गया मेरा वॉट, है ना। वोट बच गया सी है। वॉट्स और जूल्स का क्या कनेक्शन था वापस? अरे देखो ना बेटा, 5 का 5 आ जाएगा, किलो का 1000 आ जाएगा। हाँ वोट होता है जूल पर सेकंड, और आवर को किसमें कर दोगे? 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड गया, आंसर शुड बी इन जूल। हाँ दिख रहा है बेटा आपको? 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा? सर 200 नहीं, रुक जाओ सर, मैंने करा हुआ है 2 करोड़ 10 लाख 10 लाख, ये हो हाँ। जाएगा बेटा 180 इंटू 10⁻³ और 2 5 हो जाएगी 10⁻5 जूल। बेटा हमने पढ़ा था कि हमने मेगा जूल, आपने याद है मेगा जूल हमने बात की थी, है ना? यस तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको उधर लेके चला जाऊं तो बेटा 18 मेगा जूल, कैपिटल एम जे, 18 मेगा जूल, यानी 18 इंटू 10⁻6 जूल। अगर जूल में आंसर चाहिए तो 18 इंटू 10⁻6 जूल। हाँ सर वही। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी क्वेश्चन यहां पर लिख देते हैं, वो भी सिंपल क्वेश्चन है, बट लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपन कर लेते हैं उसको भी कैलकुलेट। द एनर्जी ऑफ an electron is the energy of an electron is 4 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 19 joule. Express it in electron volt, in electron volt। आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है। Okay, so the energy of an electron is 4 into 10 minus 19 joule. Express it in EV. सर 1.6 होता है ना, 1.6 into 10 raised to power minus 19 पता होता है है बेटा ना आपको EV? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। Yes sir. बताइए बेटा। Express it in EV. ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सर तो ये नीचे आ जाएगा ना फिर उसके। हाँ तो कितना आ जाएगा बेटा? सर एक सेकेंड, तो ये सर ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 0.4 आंसर है। 0. 4। बेटा 0.4 कहां से आ जाएगा? देखिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, तो एनर्जी कितनी है बेटा आपके पास? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल है। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी है। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। तो 1 जूल में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? तो कितना यहां पर जूल है आपके पास? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये किसमें आ जाएगा? शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा माइनस 19 यहां से कट हो जाएंगे, यहां पर 1.6 है, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर कितना हो जाएगा? 40 और नीचे 16, कितना आ जाएगा बेटा? ये 10/4 यानी कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा? तो मैंने उसको उल्टा कर दिया था, मैंने 1.6 ऊपर ले लिया था। हाँ, बाय यूनिटरी मेथड ना बेटा, बाय यूनिटरी मेथड आप देख सकते हो इजीली। ठीक है, यस सर।
चलिए अब यहां से बेटा अपन बात करते हैं एनर्जीज की। बेटा देखो एनर्जीज की बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी है ना। पहली बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है कवर करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो आपको विजिबल हो, भाई मैकेनिकल एनर्जी जो आपको विजिबल हो। अब इसमें पहली बात करते हैं बेटा अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हो क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? जैसे कि क्या मान सर? लीजिए बेटा ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे उठा रहा हूं तो मैं किसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं? ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी। ओके, और मैं किसकी पोजीशन में चेंज कर रहा हूं बेटा? इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर रहा हूं। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं इसकी पोजीशन में चेंज कर रहा हूं तो जो भी पोजीशन में चेंज कर रहा हूं ये किसकी फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे सर नहीं मुझे यकीन नहीं है सर। बेटा जैसे कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब मैं क्या बोलूंगा इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। यस क्यों? सर। अगर जैसे ही मैं इसको यहां तक लेकर आ गया, अब मैंने इसकी पोजीशन में चेंज कर दिया, पोजीशन में चेंज कर दिया, अब इसके अंदर क्या स्टोर हो गई है? एक एनर्जी स्टोर हो गई है, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर मुझे तो पता नहीं लगा। बेटा मैं इसको छोड़ देता हूं तो पता लग जाएगा। ये देखिए बेटा ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया बेटा। इसका मतलब कि इसके पास एनर्जी कैसे आई? ये ऑटोमेटिकली इसकी, और ये एनर्जी किस फॉर्म में आ गई है बेटा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। आपको लगा कि जैसे मैंने इसको यहां से क्या किया, रिलीज किया, ये मेरे हाथ में आया बेटा किसी स्पीड से। अब ये स्पीड मैंने इसको दी थी क्या? नहीं बेटा, मैंने जस्ट इसको क्या किया था? रिलीज किया था। लेकिन इसके पास एक एनर्जी थी। बेटा आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको इससे समझ आएगा। एक स्प्रिंग याद है आपको? स्प्रिंग आपके पास होती है। यस सर। अगर आप एक ब्लॉक अटैच कर दो स्प्रिंग से, और मैं क्या कर दूं उसको हल्का सा कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस करके कहां ले आऊं? यहां पर। तो मैंने इसकी क्या किस में चेंज किया है? प्लास्टिक पोजीशन में एनर्जी। चेंज किया है। मैंने इस स्प्रिंग की किस में चेंज किया है बेटा? पोजीशन में। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जैसे ही मैं इस एम मास को रिलीज करूंगा यहां से, ये ब्लॉक ऐसे ऐसे मूव करेगा। यस सर। यानी कि मैंने जैसे ही उसकी पोजीशन में चेंज किया, उसके अंदर क्या स्टोर हो गई है? एक एनर्जी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करते हैं बेटा, उसके अंदर क्या स्टोर हो जाती है? एक एनर्जी। और उस एनर्जी को नाम दिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम दिया जाता है बेटा? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है बेटा, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को जानते हो ना आप? यस सर। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मान लीजिए बेटा मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे अपवर्ड थ्रो किया, तो मैंने इसको क्या दिया? एक काइनेटिक एनर्जी दी। क्या दिया बेटा मैंने इसको? एक काइनेटिक एनर्जी। अब एक बार बताओ बेटा, मैंने तो इसको एक वेलोसिटी दे दी, ये ऑब्जेक्ट यहां पर जाकर रुक जाना चाहिए था, किसी हाइट पर जाकर इसको क्या कर देना चाहिए था? रुक जाना चाहिए था। क्योंकि जो मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी थी वो तो यहां पर आकर क्या हो गई है? खत्म हो गई है। अब यस सर। इसको नीचे लेकर कौन आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन में चेंज कर दिया है। कैसे? मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी है। काइनेटिक एनर्जी मैंने दी है बेटा, तो ये ऊपर ही रुक जाना चाहिए था। भाई मैंने एनर्जी दे दी, खत्म हो जानी चाहिए थी, बट एनर्जी कैसे स्टोर हो गई है? ये काइनेटिक एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और अपवर्ड यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद जब इसकी स्पीड 0 हो गई थी, ये पार्टिकल वापस से नीचे आता है, क्योंकि इसके पास अभी एक एनर्जी है। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करता हूं, इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है इस समय? सर ऊपर से रिलीज करता है, सर काइनेटिक कब होगी? काइनेटिक तो है ही नहीं बेटा, काइनेटिक तो मैं दूंगा ही नहीं इसको। मैं ये देखो रिलीज कर दूंगा। काइनेटिक कब देते हैं? जब मैं इसको ऐसे थ्रो करूंगा। मैं थ्रो नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे रिलीज कर रहा हूं जस्ट। तो इसके पास कौन सी एनर्जी इस समय? काइनेटिक है क्या? पोटेंशियल नहीं आई है, गेस, पोटेंशियल। बस पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है? क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कहां है? किसी पोजीशन पर है। अगर ये ग्राउंड पर रखा होता, मान लीजिए मेरा हाथ एक ग्राउंड सरफेस है, तो इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है क्या? नहीं है सर, इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, ना पोटेंशियल है इस समय, ना काइनेटिक है। बात आ रही है समझ में? यस सर। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते तो हम बॉल को क्या देते हैं? एक काइनेटिक एनर्जी देते हैं ना बेटा। सर। बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं ना बॉल को एक, तभी तो बॉल जा रही है बेटा। हम उसको कोई ना कोई एनर्जी दे रहे हैं। जब बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या दे रहे हैं उसको? एक काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए बेटा, बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, बॉल यहां जाकर रुक जाती है एक पॉइंट पर, और वापस फिर यहीं से नीचे आती है। तो आपने जो काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी दी थी बेटा, वो तो यहां तक लेके चली गई बॉल को। यस सर। इसके बाद लेकर कौन आ रहा है नीचे? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहां तक आपको पता है बेटा, बॉल की स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो जाएगी? मम्मी। बॉल की स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो जाएगी बेटा?
सर हाईएस्ट स्पीड सर बॉल की स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगी बेटा? 0 आई गेस। 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, जहां पर बॉल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्रेक लेगी। तो जब स्पीड 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है बेटा, आप जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। हाँ हाफ mv स्क्वायर होती है सर, जब बेटा राइट। स्पीड ही 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर एक सेकंड, अगर स्पीड कम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। 0 हो जाएगी। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर, इस हाईएस्ट पॉइंट पर सर बट काइनेटिक एक एनर्जी। सेकंड एक सेकंड हाँ सर, mgh भी तो होता है ना किसी का फॉर्मूला, वो बेटा, किसका था? वही मैं यही कहना चाह रहा हूं, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है एक्चुअल में? mgh। राइट सर, मेरे बुक में किसके लिए अच्छा डायग्राम था कहीं। हाँ वही मैं उसी पर आ रहा हूं बेटा, उसी पर आ रहा हूं। बस अभी तो आपको मैं क्या बता रहा हूं कि आपने जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई है अपवर्ड पॉइंट पर जाकर? पोटेंशियल एनर्जी। और इसी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या बोलते हो? सर ये mgh है। क्या है बेटा? mg, mgh है। ठीक है कि नहीं है? राइट सर। तो वो ये वाले चैप्टर में नहीं, वो कौन कौन से ये वाला, हाँ अगर आपको दिख रहा है। हाँ बेटा, यही डायग्राम है, बिल्कुल बिल्कुल यही डायग्राम है ना? तो अपन यहां पर जो बॉल को काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं बेटा, वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर क्या हो गई है बेटा? इसी को पता है क्या बोला जाता है? आपकी जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है टोटल एनर्जी? कौन कांस्टेंट। से? यानी कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं, और अब देखो टोटल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब पता है क्या होता है बेटा? टोटल एनर्जी क्या है, सबसे पहली बात सुनना बेटा मेरे पास। टोटल एनर्जी क्या है? आपको लग रहा होगा सर ये फॉर्मूला mgh कहां से आ गया? सर ये फॉर्मूला mgh कहां से आया? हम इसी को डिराइव कर रहे हैं। टोटल एनर्जी का मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलाकर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्या इस बात पर एग्री करते हो कि मेरी करता हूँ टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, और दोनों मिलाकर क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? सर? अगर कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये एकदम राइट पॉइंट है बेटा। यस सर। अगर मेरी एनर्जी कांस्टेंट है तो इनिशियल टोटल एनर्जी को फाइनल टोटल एनर्जी के बराबर कर दूंगा मैं, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर, अनदर। है ना? यानी मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यस सर। अब जैसे हम इसी एग्जांपल का ले यहां से कि हमने बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया v वेलोसिटी से, और बॉल एक हाइट तक गई बेटा, उस हाइट को हम क्या बोल देते हैं? स्मॉल h बोल देते हैं। और बॉल का मास कितना है? स्मॉल m है। अब बॉल यहां जाएगी तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। अब अपन बात करते हैं बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दी आपने बॉल को? मैं बोल दूं बेटा हाफ mv स्क्वायर। यस सर। हाफ mv स्क्वायर प्लस जब बॉल ग्राउंड पे थी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर जब ग्राउंड पे आया सर तो पोटेंशियल एनर्जी 0। कुछ नहीं है सर, क्योंकि हाइट तो 0 हो गई हाँ मेरी। हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। यस सर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर? बेटा मैं इस एक 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरी उस पॉइंट पर? 0, क्योंकि 0। बॉल की स्पीड 0 हो चुकी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर कितनी है? mgh। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हाफ mv स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया जाकर? mgh। क्यों कन्वर्ट हुआ बेटा? आपने नाम सुना होगा कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा? कंजर्वेटिव है ना? फोर्स। ये लॉस नहीं होता है। आप अगर किसी चीज को फेंक रहे हो तो आप जो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो किस में जाकर स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। क्या सर हर एक चीज ऐसे स्टोर हो जाती है? नहीं बेटा, जहां पर फ्रिक्शन होता है वहां स्टोर नहीं होता है। जैसे कि ये मार्कर है, मैंने इसको ऐसे फोर्स दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया, ये जाकर रुक गया। इसका मतलब ये स्टोर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर कौन सा फोर्स था? फ्रिक्शन फोर्स भी था, उसकी फॉर्म में डिसिपिएट हो गया। बात आ रही है समझ में? है ना? तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये कौन से नेचर के होते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स आप अपन कल लैंग्वेज लिखवाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, अभी मैंने यहां पर आपको बताया था, यहां पर जो फोर्स लगता है स्प्रिंग के अंदर वो कौन सा फोर्स होता है? स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना?
स्प्रिंग फोर्स, ये किस नेचर के होते हैं बेटा? इनको बोला जाता है ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नेचर के। इसका मतलब अगर हम इनकी पोजीशन में चेंज करें तो ये क्या कर लेते हैं? उस एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। इसी स्टोर करने वाली एनर्जी को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है ना? आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करोगे, अगर वहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, तो वो अपनी इस पोजीशन को किसमें का स्टोर कर लेगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। क्या सर हीट एनर्जी होती है जिससे मैं हाथ को ऐसे रब करूं? बेटा ये एनर्जी स्टोर हो रही है क्या? नहीं। ये नहीं तो सर, फील हो स्टोर रही नहीं है, हो ये तो फील हो रही है हीट की फॉर्म में। अरे हाँ क्या ना, है ना? हाँ सर। तो कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, उसको बोला जाता है, जो लॉस हो जाती है, जो स्टोर नहीं हो पाती, उन फोर्सेस को बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन से फोर्स बोला जाता है बेटा? नॉन कंजर्वेटिव नॉन फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। बात आ रही है? अब आपको समझ आया कि काइनेटिक एनर्जी आपने दी थी किसी ऑब्जेक्ट को, उसको यस। एमजीएच कैसे बोल देते हैं? बात आ रही है समझ में? वो काइनेटिक हाँ एनर्जी जाकर किसमें कन्वर्ट हो गई है बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जाकर कन्वर्ट हो गई है। हो। ठीक है ना बेटा? यस सर। अब देखो आपको कुछ रिलेशन दिखाता हूं मैं, एक बार इसको नोट कर लो। हाँ, ये डायग्राम बना लेता हूँ मैं दूसरे पेज पे। सर बट मैंने ना इन चैप्टर के पहले भी नोट्स बनाए हुए, तो मैं आपको क्लास के बाद वो मैसेज कर दूंगा, तो एक हाँ बार हाँ आप बिल्कुल देख लो। बेटा, आप मैसेज कर देना, एक बार मैं देख लूंगा। इक्वल टू। डन सर। ठीक है बेटा, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन बात करते हैं बेटा। आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हो? हाफ सर एम वी के। स्क्वायर। हाँ सर। आप मोमेंटम के बारे में जानते हो? मोमेंटम क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है बेटा? सर मोमेंटम बेसिकली P यू कैन इक्वल टू डिस्क्राइब इट। एम वी। हाँ सर। P से डिनोट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम v वेलोसिटी दे दे तो उसके पास मोमेंटम होता है एम वी। हाँ बेटा इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन, याद है आपको रिलेशन? सर आई गेस पी 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 वो लिख दो ना, पी एम वी। ठीक है, अपन रिलेशन देखते हैं। बेटा आप ये जानते हो कि सर इसमें भी एम वी आ रहा है और इसमें भी एम वी आ रहा है, तो बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी जो वाली मेरी टर्म है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर मुझे इसको एम वी बनाना है तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं बेटा? एम का मल्टीप्लाई कर दूं, एक एम का मल्टीप्लाई कर दूं और एक एम से क्या कर दूंगा? डिवाइड। यस सर, तो मतलब के डॉट ई। है ना? तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? सर ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2m। एम इंटू एम क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2m, ये सर बचेगा बेटा। सर तो बेसिकली मोमेंटम अपॉन। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मोमेंटम का स्क्वायर, मोटे मोमेंटम नहीं, हाँ, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m। मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m। तो बेटा 2m। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो ये वाला फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसमें तो जेई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। और यहां से आप p को, मोमेंटम को निकाल सकते हो अंडर रूट के अंदर 2m के ई। हाँ के ना? हाँ सर, ये भी हो सकता है। है ना? ये ये भी भी हो सकता है। आप यकीन नहीं मानोगे, हर साल जेई मेंस में इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। बेसिकली आपको क्या बोल देगा? आपकी पार्टिकल की स्पीड अगर v से 2v हो जाएगी तो बताइए मोमेंटम में कितना परसेंट का चेंज आ जाएगा? ठीक है ना? परसेंटेज चेंज के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछता है। अपन क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर के ऊपर, इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं एक बार। ओके सो, बट आईआईटी की जो पहली शिफ्ट वाले पेपर्स होते हैं वही सबसे आसान होता है ना? हाँ, आपको किसने बताया?
सर कोई अब आपके कोई टीचर ने बताया था। अच्छा, हाँ, जो पहले शिफ्ट वाले पेपर होते हैं ना बेटा, वो थोड़ा इजियर साइड होते हैं, लेकिन आपको बताऊं उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। आप कोशिश करोगे आपका पेपर टफ शिफ्ट में आए, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम होता है। क्या होता है जेई के अंदर? परसेंटाइल। परसेंट। मतलब मान लीजिए कि आपके 5 डेज तक पेपर चलने हैं। कितने दिन तक? 5 डेज तक। और हाँ पहले सर। डे को बहुत इजी पेपर आ गया, और मान लीजिए हर ईच एंड एवरी डे जो स्टूडेंट्स का कलर जो होता है रेशियो वो सेम होता है, 1 to ½ लाख जो भी होता है बेटा। मान लीजिए 1 लाख स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं एवरी डे, तो जो फर्स्ट डे इजी पेपर आया था उसमें 300 में से कितना स्कोर हो सकता है इजीली? 300। हाँ तो उसी के कितने परसेंटाइल बनेंगे? 100 परसेंटाइल। परसेंटाइल सिस्टम चलता है। मान लीजिए कि देव जिस शिफ्ट में पेपर दे रहा है सेकंड डे को, वो टफेस्ट शिफ्ट थी। क्या थी बेटा? टफेस्ट। हाँ सर, उसमें ऐसा ना उसमें बोलो। जो टॉपर के मार्क्स थे वो 300 में से ओनली 250 आ पाए। मतलब जो 1 लाख स्टूडेंट्स थे सबने पेपर दिया और हाईएस्ट मार्क्स कितने आए? 250। तो 250 वाले की भी कितनी परसेंटाइल हो जाएगी? 100 परसेंटाइल। बात समझ रहे हो आप? सर तो बेसिकली रैंकिंग के ऊपर होता है। रैंकिंग के ऊपर होता है कि पर डे वो रैंकिंग है, वो पेपर का टफनेस लेवल बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स से डिसाइड किया जाता है कि पर डे बच्चा कितना हाईएस्ट मार्क्स लेकर आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है, और बेसिकली परसेंटाइल से ही रैंकिंग डिसाइड होती है, मार्क्स से नहीं होती है। हो सकता है कि लास्ट ईयर में आपको बताता हूं जेई मेंस के अंदर, जेई में फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट डे जो एग्जाम हुआ था उसमें जो बच्चा 220 मार्क्स लेकर आया था उसके 99 परसेंटाइल थे, और जो 31st को मतलब जो थर्ड डे एक एग्जाम हुआ था उसमें 169 मार्क्स लेकर आने वाला बच्चे के भी 99 परसेंटाइल थे। तो आप देख लो डिफरेंस कितना है। सर तो मतलब मेरा अगर सबसे हार्ड वाले में हुआ और मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए तो मेरा आराम से हो जाएगा। हाँ, आपका आराम से हो जाएगा। तो हम बच्चों से यही कोशिश करते हैं कि आप जितना लेट फॉर्म हो सके उतना फिलअप कीजिए, क्योंकि ये एक रैंडम प्रोसेस है। तो जो जल्दी फॉर्म फिलअप कर जाते हैं उनका कई बार जल्दी एग्जाम शिफ्ट आ जाती है, मतलब एक कोइंसिडेंस टाइप का है। तो हम बच्चों को बोलते हैं थोड़ा मिड में फॉर्म फिलअप कीजिए, जब एग्जाम मतलब फॉर्म की डेट 5 to 7 डेज रिमेनिंग हो तब आप फॉर्म फिलअप कीजिए। हो सकता है आपका एग्जाम सबसे लास्ट में आ जाए या मिड में कहीं आ जाए। ठीक है? तो ओके आज सर। अपन ने बेटा देव बेसिकली वर्क और पावर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा किए। मजा आया आपको वर्क पावर के क्वेश्चन करने में? हाँ सर, है ना? डीपीपी दे देना आज सर नहीं, प्लीज डीपीपी एक। आज मैं अपलोड करवा दूंगा, है ना? आज मैं बोल दूंगा मैम को डीपीपी अपलोड कर देंगे, तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके सर, बाय कोई सर। डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। बाय सर।